नमस्कार दोस्तों, यह है एन की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है ज्योग्राफी की। इसमें अपना दूसरा पार्ट है, ऑथेंटिक बुक है और हर एक लाइन इम्पोर्टेंट होती है ऑथेंटिक बुक की। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी क्या संपूर्ण संभावना रहती है। और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि ऑथेंटिक बुक सबसे बेस्ट होती है। तो चलिए हर एक लाइन को आराम से समझते याद करते चलते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है ना। और जहाँ जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को देखेंगे अपन कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इतने इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप पार्ट 2। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी है तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे कि पर्वत है, ठीक है ना, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है तथा द्वीप समूह। वो पूछ सकता है ऐसे कैसे पूछेगा? बताइए निम्नलिखित में कौन सी भू आकृति हमारे देश में नहीं पाई जाती? 3 इसमें से दे देगा। पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, ठीक है ना, एक और दे देगा अलग। भारत की भूमि बहुत ही अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। कौन कौन सी? हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित करते हैं। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। बताइए निम्न में कौन सी स्थलाकृतियाँ हाल में बनी हुई है? ठीक है ना, एक तो हिमालय है, उत्तरी मैदान है, यानी कि ये नए हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। कौन सी श्रृंखला है? युवा स्थलाकृति है। ऑप्शन देगा वो शानदार। युवा है, प्रौढ़ है, यहाँ पर ओल्ड है, कुछ ऐसे ही देगा, ठीक है ना। युवा। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। और नए कौन कौन से हैं? एक तो हिमालय पर्वत है और उत्तरी मैदान, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निचोपों से बने हैं। जलोढ़ निचोपों से बने हैं उत्तरी मैदान। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित श्रेणियों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। उत्तरी मैदान किन से बने हैं? जलोढ़ निक्षेपों से, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। कौन? प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। ये है भाई अपना देश, है ना। हिमालय पर्वत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार। हिमालय पर्वत जब हिंदुकुश, पामीर ग्रंथि, कुंडलून श्रेणी, सुलेमान श्रेणी, सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी। सिंधु, झेलम, है ना, सिंधु, झेलम, रावी और सतलज। इसके बाद में है ऊपर है काराकोरम, है ना, काराकोरम और केटू।
काराकोरम केटू और राकापोसी। नंगा पर्वत, वो ये पूछता है कैसे कि निम्नलिखित को उत्तर व दक्षिण के हिसाब से, उत्तर से दक्षिण जाते हुए यहाँ पर दक्षिण से उत्तर जाते हुए व्यवस्थित क्रम में लिखिए। तो सबसे ऊपर है क्या, काराकोरम केटू नहीं, काराकोरम से भी ऊपर है राकापोसी, फिर काराकोरम यानी कि केटू है ना, राकापोसी केटू नंगा पर्वत, ठीक ये है। और दर्रान में है असील दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक, जोजिला। राकापोसी 7788 है ना। इसके बाद में केटू, फिर नंगा पर्वत हैं, यही है। और असील दर्रा यहाँ है, काराकोरम दर्रा यहाँ है, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ठीक है ना, वारलाचा एरिया और शिवालिक श्रेणी, सबसे नीचे है शिवालिक श्रेणी। आई बात समझ में, यानी कि ये शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी से ऊपर है ये वाली है ना, फिर जास्कर श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी। कैलाश श्रेणी, मानसरोवर झील, गुरुलामदाता ये श्रेणी है ना। एक तो ये बारलाचा है, एक है ना इसी पिकाला है, ये दर्रे हैं। और कामेट और नंदा देवी और गुरुलामदाता ये पर्वत श्रेणी है। ये कामेट, नंदा देवी, गुरुलामदाता। या फिर वो पूछ लेगा ये बताइए कौन सी पर्वत श्रेणी है, गुरुलामदाता है ना, जो कामेट, नंदा देवी, ठीक है ना। गुरुलामदाता नेपाल में है ना, हाँ नेपाल में है गुरुलामदाता। नंदा देवी, धौलागिरी, बारलाचा, सिपिकिला है ना, कामेट, नंदा देवी और ये धौलाधरी है, ये धौलाधरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट। इसके बाद में एवरेस्ट है ना, मकालू पर्वत है बीच में, मकालू, कंचनजंगा। फिर भाई साहब सांगपो नदी, सांगपो वही ब्रह्मपुत्र है, नामचा बरूचा। फिर हापला है ना, डापलाला शायद दर्रा है, डापलाला, बूमला, ये लाला है ना, ये शायद दर्रे ही हैं, बूमला, डापला और बॉम्बडीला, ठीक है ना। पटकाई भूमि ये पर्वत श्रेणी है। नंगा श्रेणी इधर भी है और नंगा पर्वत इधर भी है, यानी कि नंगा पर्वत भी है और नंगा श्रेणी भी है, ठीक है ना। हिमालय पट्टी, गारो खासो जयंतियाँ, ठीक। कोसी नदी, गंडक नदी यहाँ से मिल रही है ये, जैसे कि क्या ये गई यमुना नदी है ना, इधर से चंबल नदी आ गई इसमें, फिर ये गंगा नदी, और ये कौन सी जान क्या पता, और ये की आगे नदी, फिर ये घाघरा नदी जा रही है इधर, गंडक नदी, फिर ये आपस में मिला के इधर जाती है, कोसी नदी है ना। जब 1 2 3 4 5 6 इधर से मिल रही है, 1 2 3 4 ये नीचे से मिल रही है कोसी नदी, और ये जाके इधर जाती है बंगाल खाड़ी में, ठीक। लेकिन ये पर्वत श्रेणी आती है भाई, पर्वत श्रेणी भी आती है, ये भी आती है कि भाई बताइए हिमालय के जो नीचे का भाग है वह कौन सी पर्वत श्रेणियाँ है, शिवालिक श्रेणी।
सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? लद्दाख श्रेणी। जब राकापोसी ये पर्वत श्रेणी है, केटू और नंगा पर्वत। फिर ये कौन सा है? ये दर्रा है, काराकोरम दर्रा है ना। लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी ये पर्वत श्रेणी है। वारलाचा सिपिकिला, काराकोरम दर्रा, वारलाचा सिपिकिला। के बाद में है नीचे कामेट है ना, नंदा देवी के ऊपर है कामेट। नंदा देवी, वैष्णो देवी यहीं है, नंदा देवी के आसपास ही। ये नंदा देवी है ना, यहीं है वैष्णो देवी। कामेट, ठीक है। फिर इधर आते हैं, ये नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा। धौलागिरी ऊपर है, धौलागिरी ऊपर है, अन्नपूर्णा नीचे है। अन्नपूर्णा योजना और है राजस्थान में ना। फिर एवरेस्ट पर्वत, मकालू, कंचनजंगा। जब इनका अगर क्रम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एवरेस्ट और कंचनजंगा का, कि भाई उत्तर से दक्षिण लिखिए। ये दोनों तो बराबर लग रही है, एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो मकालू तो नीचे है कुछ है। फिर बूमला, नामचा बरूचा है ना, नागा श्रेणी, पटकाई बूम। पटकाई बूम, पटकाई बूम क्या है? नागा श्रेणी कहाँ है? गारो खासो जयंतिया कहाँ है? कैसे भी पूछ सकता है वो, ठीक है ना। अन्नपूर्णा पर्वत चोटी कहाँ है? धौलागिरी चोटी कहाँ है? और बुमला दर्रा कहाँ है? नामचा बारूचा क्या है? और गुरुलाम दाता क्या है? गुरुलाम दाता पर्वत ये चोटी है भाई, गुरुलाम दाता, गुरुलाम दाता। धौलागिरी ऊपर है, अन्नपूर्णा नीचे है। ऐसे ही कामेट ऊपर है, नन्दा देवी नीचे है ना। ऐसे ही एवरेस्ट ऊपर है, कंचनजंगा साइड में है, मकालू नीचे है। कंचनजंगा, कंचनजंगा अलग है और केटू अलग है। काराकोरम, बारलीचा, सिपिकाला और राकापोसी, केटू, नंगा पर्वत। लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। नीचे ही नीचे है शिवालिक श्रेणी। असील दर्रा, असील दर्रा, असील दर्रा, ठीक है भाई है, असील दर्रा। आगे चलते हैं, असील दर्रा। मुख्य भौगोलिक विवरण है ना, मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। क्षेत्र 2.2, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे आया था कि ये बताइए भारत के भौगोलिक स्वरूपों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2, 5, 6, 4, 6। यहाँ पर वो दे देगा, बताइए निम्न में से कौन सा भौगोलिक वितरण में नहीं है? ठीक है, जब हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह है। दोबारा देख ले। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान है ना, ऊपर ही ऊपर है हिमालय पर्वत श्रृंखला, फिर है उत्तरी मैदान, फिर है प्रायद्वीपीय पठार, फिर है भारतीय मरुस्थल है ना, जो राजस्थान का मरुस्थल रहा है, फिर है तटीय मैदान, तटीय मैदान ये वाले है ना, फिर है द्वीप समूह, ये द्वीप समूह, यानी कि ऊपर से नीचे है, ये सही है। अब पहला आ रहा है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, हिमालय की ऊपरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? वलित पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है।
पश्चिम पूर्व दिशा में, पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है, अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, 2400। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। अरुणाचल में, कश्मीर में 400 है, अरुणाचल में 150 है। कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। असम बाड़े में अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है। सबसे ऊपरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे ऊपरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। 3 नाम है भाई। बताइए, आंतरिक हिमालय है या फिर महान हिमालय किसे कहा गया है या हिमाद्री किसे कहते हैं? महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री सबसे ऊपर का। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाली सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय की सभी प्रमुख शिखर हैं। हिमालय कुछ ऊंचे शिखर किस में है ये? वो पूछ लेगा। बताइए, कंचनजंगा या मकालू या धौलगिरी किस हिमालय श्रृंखला में है? महान या फिर आंतरिक या फिर हिमाद्री में, तीनों ही है ना। महान, आंतरिक, हिमाद्री। महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, देश, ऊंचाई मीटर। माउंट एवरेस्ट नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल 8848। माउंट एवरेस्ट 8848 है, ये नेपाल में है। फिर एक कंचनजुंगा भारत में 8598 है, 8598। मकालू नेपाल में है 8481। धौलागिरी नेपाल में 8172। सिर्फ ये है कंचनजंगा भारत में, बाकी सब नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट 8848, कंचनजंगा भारत 8598। कंचनजंगा और मकालू और धौलागिरी तीनों नेपाल में है। कंचनजंगा देख लेते हैं ना। कंचनजुंगा, कंचनजुंगा, कंचनजुंगा। एवरेस्ट और मकालू ये दोनों तो है नेपाल में, कंचनजंगा है भारत में। ठीक है ना, पास पास में ही है। एवरेस्ट और मकालू नेपाल में, कंचनजंगा भारत में है। जब माउंट एवरेस्ट 8848 और कंचनजंगा लंबाई ऊंचाई भी पूछ ली जाती है। बताइए, कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598, 596, 597, 598 और मकालू 8481, धौलागिरी 8172। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई पे है ना, फिर कंचनजंगा है, फिर मकालू है, धौलागिरी है। नंगा पर्वत भारत 8126। फिर अन्नपूर्णा नेपाल में, अन्नपूर्णा 8078। नंदा देवी भारत 7817। कामेट भारत 7756। नामचा बरुआ 7756। गुरुला मंदाता 7728। ठीक है। जब नंगा पर्वत भारत 8126, नेपाल 8078, 7817, भारत 7756, 7700, दोनों की एक किया गया है।
कौन सीधे नहीं, हाँ ये कामेट और बारूचा, कामेट और बरूचा, नामचा बरूचा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में है। जब नेपाल का दे देगा अन्नपूर्णा, गुरुला मंदाता, और एक दे देगा नामचा बरूचा। नामचा बरूचा भारत में है। दोबारा देख ले भाई, याद होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। माउंट एवरेस्ट नेपाल 8,848, कंचनजंगा भारत 8,598, मकालू नेपाल 8,481, धौलागिरी नेपाल 8,172, 172 धौलागिरी नेपाल में है, मकालू नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। यहाँ सेकंड नंबर की है भारत में, तो फर्स्ट नंबर माउंट एवरेस्ट में ही है। इसके बाद में नंगा पर्वत 8,126 भारत, अन्नपूर्णा नेपाल में है 78 है ये, है ना। यहाँ तक 8,000 के लगभग है। अब 8 से नीचे है नंदा देवी भारत, ये तीनों भारत में है। नंदा देवी 7,817, कामेट 7,756, है ना। नंदा देवी, कामेट और नामचा बरुआ 7,756, और गुरुला मंदाता 7,728। गुरुला मंदाता कहाँ है नेपाल में। जब भारत में कौन कौन सी है, एक तो नंदा देवी है, कामेट है, नामचा बरुआ है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत में है। नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8,126। महान हिमालय के विलय की प्रकृति असममित है। हिमालय इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। किससे, इसका भाग किससे बना होता है, क्रोड ग्रेनाइट का बना है। महान हिमालय के विलय की प्रकृति असममित है। हिमालय किस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। महान हिमालय में पाए जाने वाले हिमानियों तथा दर्रों के नाम भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। ये है भाई, नागा अलग है, नंगा अलग है। नागा श्रेणी, है ना, पटकाई भूम। जब डापला, बॉम्बडीला, बूमला, है ना, कंचनजंगा और एवरेस्ट भी है, तो जब मकालू और एवरेस्ट दोनों नेपाल में, कंचनजंगा भारत में है। इसके बाद में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेट, है ना, और नंगा पर्वत, और राकापोसी और केटू। केटू के बारे में नहीं दिया यार उन्होंने। केटू ठीक। असील दर्रा, शिवालिक श्रेणी, गुरु लाम दाता, ये याद होना चाहिए भाई। आगे चलते हैं। मकालू, कंचनजंगा, गारो खासी जयंतियाँ। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम एवं हिमाचलीय निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम एवं हिमाचलीय निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। ये कौन सा था, हिमालय पर्वत। युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किमी की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 और अरुणाचल में 150 किमी है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाए। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई गई। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान
या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी प्रमुख मुख्य शिखर हैं। ठीक है। मान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग का करोड़ किसका बना है? ग्रेनाइट का। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। यहाँ से लेते हैं अब। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। दक्षिण में, हिमाद्री के दक्षिण में सबसे ऊंची हिमाद्री है। हिमाद्री से नीचे की बात है। असम एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। 3700 से 45। औसत चौड़ाई कितनी है? 50। अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से बना है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। कौन सी? पीर पंजाल श्रृंखला। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण। महाभारत ये नहीं पढ़ा भाई। महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। दोबारा से, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई, ऊंचाई है 3745 और चौड़ाई है 50 किलोमीटर। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। एटलस से मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहाँ वे स्थित है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, यानी कि नीचे वाली साइड को। हिमाद्री ऊपर ही ऊपर है ना, और शिवालिक नीचे नीचे है। ये ध्यान रहना चाहिए बस। हिमाद्री ऊपर ही ऊपर और शिवालिक नीचे नीचे वाली। वो ये पूछ सकता है कि भाई ये बताइए पीर पंजाल श्रेणी किस में है। पीर पंजाल श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी निम्न हिमालय में है ना। हाँ, निम्न हिमालय बोल सकते हैं। ठीक है, 3700 से 45 और 50 किलोमीटर। और पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर व महाभारत श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण है। धौलाधर व महाभारत श्रृंखलाएँ किस में है? पीर पंजाल श्रृंखला में। और ये किस में है? ये है निम्न हिमालय में, है ना, हिमाद्री से नीचे। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है।
एटलस ले मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहां वे स्थित है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। शिवालिक की बात आ रही है अब। शिवालिक, इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, दून किसे कहते हैं। अब वो पूछ सकता है कि दून कहाँ पाए जाते हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच, जैसे कि ये हिमाद्री होगी, है ना, ये निम्न हिमालय हो गया और ये हो गया शिवालिक, ठीक है ना। जब शिवालिक नीचे वाली है तब खम लेंगे दून। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच, ये निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच, इस बीच में दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून, ठीक है ना। 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। नौ सौ से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। वो पूछ सकता है दून कहाँ पाए जाते हैं। जब दून पाए जाते हैं भाई साहब, देखें निम्न हिमालय और शिवालिक, तो निम्न हिमालय और शिवालिक कहाँ है, तो सबसे ऊपर तो है हिमाद्री, हिमाद्री से नीचे है निम्न हिमालय और निम्न हिमालय से नीचे है शिवालिक। देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून, ठीक, कोई दिक्कत। ये है भाई लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। एक एक का क्या मतलब है इसमें, एक 1 2 3 4, ये क्या है, हाँ ये 6। ये जो विभाजित किया गया है ना वो है ये, जैसे कि पहला ऑप्शन क्या था इसमें, पहला था हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला ये हो गई पूरी है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये एक में आ गया ये, है ना। फिर 2 में क्या है, 2 में है उत्तरी मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान में आ गया ये, उत्तरी मैदान, है ना, उत्तरी मैदान। इसके बाद में है थर्ड में प्रायद्वीपीय पठार, है ना, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बाद में महान मरुस्थल, है ना, भारतीय महामरुस्थल। इसके बाद में 5 में है पश्चिमी घाट, ठीक है ना, ये तट है, चाहे पश्चिमी तट हो चाहे पूर्वी तट हो। और छठा क्या है, द्वीप, है ना, लक्षद्वीप, भारत। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। अनाईमलाई या अनाईमुड़ी कहाँ है, अनाईमलाई या अनाईमुड़ी कहाँ है, 2695। कोडमम पहाड़ियाँ, अनाईमलाई या अनाईमुड़ी। केरल में है ये, केरल में, तमिलनाडु में है, आ जाएगा आगे, है ना। कावेरी नदी, नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। जब ये है ना ऊपर का हिस्सा, ये तो है हिमाद्री, बीच का है जो निम्न हिमालय है,
और नीचे का है शिवालिक श्रेणी। आर पार में यही सिचुएशन है, ठीक है ना। ऊपर का हिमाद्री, नीचे का निम्न हिमालय, और नीचे का शिवालिक, ठीक है। जब ये है K2 फर्स्ट है ना हिमालयी पर्वत श्रृंखला, और ये भारतीय महामरुस्थल और उत्तर के मैदान है ना। इसके बाद में तट पूर्वी और पश्चिमी है ना, और लक्षद्वीप। जब ये क्वेश्चन आया था अनाईमुडी, ये अनाईमलाई या अनाईमुडी कहाँ है? 2695। कार्डमम पहाड़ियाँ, ये तो केरल में है, ये शायद तमिलनाडु में है। अनाई मलाई या अनाईमुडी, पता नहीं, स्पष्ट में नहीं दे रखा है। फिर ये इधर तो पश्चिम घाट, इधर पूर्व घाट है। ये कावेरी नदी है, कावेरी नदी। ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद में इधर कोरोमंडल तट है, इधर मालाबार तट है। वो ये पूछेगा बताइए निम्न में से कोरोमंडल तट है पश्चिम तट पर या पर पूर्वी तट पर? कोरोमंडल इधर है पूर्वी, मालाबार पश्चिमी। इसके बाद में पश्चिम घाट है, या फिर वो ये पूछ लेगा बताइए निम्न में से कौन सा पश्चिम घाट का बंदरगाह है, ठीक है। जब कोरोमंडल तट है और मालाबार तट, कोरोमंडल पूर्वी है, मालाबार पश्चिम में है। जब नीचे कावेरी है, कावेरी के बाद में कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी ये कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी दोनों ओर विभाजित कर रही है भाई, कृष्णा नदी है ना, कृष्णा नदी और कावेरी नदी है ना, कावेरी नदी के बाद में कृष्णा नदी के बाद में गोदावरी नदी। अगर पूछ लिए कि भाई ये बताइए निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण जाते हुए व्यवस्थित क्रम में लिखिए। जब गोदावरी आएगी पहले, गोदावरी के बाद में कृष्णा नदी आएगी, गोदावरी कृष्णा के बाद में है कावेरी। उत्तरी सरकार महेंद्रगिरी 1501 है भाई। इसके बाद में दक्कन पठार ये कौन सी नदी है? बहुत काफ़ी एरिया है ये देख, ये यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, गोदावरी नदी है। फिर है ना महादेव पहाड़ियाँ, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, नर्मदा ही आके गिरती है शायद इसमें, गोदावरी नदी में। माही नदी, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, अरावली श्रेणी, मालवा पठार, चंबल नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, घाघरा नदी, यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल है ये यमुना है, ये गंगा है ना। यमुना के बाद गंगा के बाद में घाघरा के बाद में गंडक के बाद में कोसी, सोन नीचे से है, ठीक है। फिर इधर है ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इधर आके मिलती है, इधर आके मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक भाई। ब्रह्मपुत्र नदी, गारो खासी जयंतिया, छोटा नागपुर पठार, सुलेमान श्रेणी है ना, पामीर ग्रंथि, कुन लून श्रेणी, कोई दिक्कत नहीं। माही नदी, गिर श्रेणी, गुजरात में है गिर। कोकण पश्चिम में है ना, कोकण और मालाबार। कोरोमंडल पूर्व में है। अनाईमुडी अन्नामलाई, यहाँ तो केरल है, यहाँ तमिलनाडु है। अब ये ऊंचाई दे रखी है, ज़्यादा गहरा है ना, जो ज़्यादा ऊंचा है 1200 से ऊपर, जो कम है जो 600 से 1200, 300 से 600, 0 से 300 और पर्वत श्रेणियाँ। आगे चलते हैं वह देहरादून, कोटलीदून एवं पाटलीदून।
हिमालय पर्वत है ये। हिमालय पर्वत। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। ठीक है ना। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम और पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज व सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बताती है कि दिहांग महाखड्गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अपसादी शैल है से बनी है। ये घने जंगलों से ढके तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। भाई दोबारा ले ले, यहाँ से ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पढ़ लिया। देहरादून, कोटलीदून एवं पाटलीदून क्वेश्चन आएगा यहाँ से। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज व सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय किसे कहा गया है? सतलुज व सिंधु नदी के बीच। ठीक, पंजाब हिमालय तो वो है। इसके बाद में है लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये बताइए कुमाऊं हिमालय किसे कहा गया है? सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं काली एवं तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय एवं तीस्ता एवं दिहांग नदियाँ असम हिमालय सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। वो अपन से ये पूछेगा, ये बताइए कुमाऊं हिमालय कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? यहाँ पर सतलज तथा काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? सतलुज तथा काली हिमालयों के बीच स्थित हिमालय को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है भाई, सतलुज और काली, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। इसके बाद में है काली तथा तीस्ता नदियाँ, कहना सतलुज काली होगी। इसके बाद में काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं है ना, काली एवं तीस्ता नेपाल हिमालय का। ठीक है, ये इधर आ गया, थोड़ी नेपाल साइड है। इसके बाद में है तीस्ता एवं दिहांग नदियाँ असम हिमालय। ठीक है, दिहांग आ गई, असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महागढ़ गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण को तीखा मोड़ बनाते हुए दिहांग यानी कि महाखंड कार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी
पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ी उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अपसादी शैल से बनी है। ये घने जंगलों से ढके तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। 1 मिनट भाई, याद होना चाहिए, कैसे भी अटका देगा वो। ये क्या बोल रहा है? ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? हिमालय। ऑप्शन में देगा हिमालय, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, तापी, कोसी। ब्रह्मपुत्र है ना। दिहांग महागढ़ गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अपसादी शैल से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। पूर्वांचल में कौन कौन सी है? पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर। कोई दिक्कत नहीं है ना, पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर। और इससे पहले ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरते तो मजबूत बलुआ पत्थरों जो अपसादी शैल से बनी है। किससे बने हुए हैं ये? मजबूत बलुआ पत्थरों जो अपसादी शैल है से बनी है। ये घने जंगलों से ढके तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटों के रूप में फैली। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। ये वही हिमालय पर्वत। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अपसादी शैल से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। उत्तरी मैदान उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका निर्माण 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। 7 लाख। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा, ठीक है ना, 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 उत्तरी मैदान। ये चने की फसल कर रहे हैं। 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है ना, कितना चौड़ा है? 240 से 320, 240 से 320, 2400 किलोमीटर लंबा। 2400 किलोमीटर लंबा हिमालय शायद है ना, 2400 किलोमीटर लंबा दे रखा है। वे भाई साहब 15 सही है। 2400 किलोमीटर लंबाई में पहले एक कर्दवत का निर्माण करते हैं। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम पता करिए। भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए हैं ऊंचे शिखर स्थित है ना। इसके बाद में एटलस में मसूरी, नैनीताल तथा रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहाँ वे स्थित हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया अपन ने।
अब पढ़ रहे हैं अपन मैदान ये वाले, है ना। उत्तरी मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है और यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। 240 से 320, ठीक है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी मैदान से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। मीजो पहाड़ियाँ वही है, मीजो पहाड़ियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली, जो कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी में। जिसके परिणामस्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है ना भाई। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। निक्षेपण मतलब नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ है पानी। कोई दिक्कत? दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी, आब का मतलब पानी है। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ है पानी। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब, वही पश्चिम भाग की बात है, को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है, दोआबों की। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। घग्गर तथा तिस्ता, गंगा का मैदान का विस्तार किन नदियों के मध्य है? घग्गर तथा तिस्ता। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावाचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतर समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर, कितने? 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। गुटिका निक्षेपण करती है मतलब उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बेर आ चुका है भाई। भावर किसे कहते हैं? भावर और भाकर, भावर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दूधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति याद कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है।
तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को वांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को कादर कहा जाता है। इनका उपजाऊ प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। बात तो तेरी सही है, लेकिन यहाँ पे शब्द आए, एक तो भांगर है और एक कादर है और एक ये है भावर। अब वो ये पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं या असत्य है। अब इनके बारे में डिटेल आएगी, भावर के बारे में, भाकर के बारे में, है ना। आगे चलते हैं ना। भावर गुटिका का निक्षेपण करती है, इसे भावर के नाम से जानते हैं। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदल क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। यहाँ से दोबारा देख ले। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श है। चूनेदार निक्षेपण है भांगर और बाढ़ वाले मैदानों के नए युवा निक्षेपों को खादर। ये ऐसे याद किया था है ना, जैसे भाई खादर है तो भाई खाद होता है जो नया होता है, उसमें बढ़िया उपजाऊ होती है, तो ऐसे खादर है तो खादन है वो काम करता है, वही खाद से बड़ी उपजाऊ होती है ना। ऐसे युवा निक्षेपों को बार बार पटकते हैं बाण। और भागर से भाई भाटा है ना, तो इसमें भाटे की मात्रा होती है ना। चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बासे भांगर बासे भाटा, ठीक है ना। खादर भावर अलग है। अब है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। बताइए प्रायद्वीपीय पठार किन शैलों से बना है। अब शादी भी देगा वो, जब इसमें अपन को करना है क्या, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों क्रिस्टलीय। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में थोड़ी चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के 1 मिनट दोबारा ले लो भाई, जल्दीबाजी नहीं है। प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। प्राचीनतम है भाई। इस पहाड़ी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार, ठीक है ना। दक्कन का पठार कहाँ पाया जाता है, प्रायद्वीप पठार में। और मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भाग पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम अरावली से घिरी है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है।
पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा कैन दक्षिण जैसे कि ये दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की तरफ बहती है, ऐसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकरी है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या वघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मेखला श्रृंखला इसी के पूर्वी विस्तार है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, उत्तर पूर्व, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये आ सकता है भाई, देख मेघालय है ना, या फिर कार्बी एंगलोंग पठार या उत्तर कचार पठारी के नाम से जाना जाता है। वही है, मेघालय वाला बोल दे, या फिर अब वो पूछ सकता है कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ स्थित है। पढ़ा नहीं पढ़ने, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी, मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां हैं मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेघालय को इतने नाम से जानते हैं अपन। मेघालय नहीं है भाई। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियां हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः से पूर्वी तथा पश्चिम घाट स्थित है। पश्चिम घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिम की बात है ना। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। ये पश्चिमी तट में है भाई, पूछ सकता है वो, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट कहाँ है, पश्चिम तट में। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है और पूर्वी घाट की 600, यानी ऊंचा है पश्चिम घाट। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। बताइए किस में पर्वतीय वर्षा होती है, पश्चिम घाट या पूर्वी घाट? पश्चिम घाट है। यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिम घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती
जाती है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिम घाट में यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिम घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर, हाँ, यानी कि ऊपर से नीचे, है ना, दक्षिण की ओर। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। दक्षिण में ऊंचा है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे कि अनाईमुडी 2695 तथा डोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा सिकंदर महेंद्रगिरी 1500 मीटर। ये क्वेश्चन आ चुका है। अनाईमुडी है पश्चिमी घाट में, लेकिन वो तो राज्य दिया था केरल, तमिलनाडु, कुछ ऐसे। अनाईमुडी 2695 तथा डोडा बेटा 2633। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित है। उडगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडोई कैनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीप पठार की विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। ये को आज आपको सुना चुका है। बताइए दक्कन ट्रैप किसे कहा जाता है? काली मृदा को। दक्कन ट्रैप, काली मृदा। दक्कन ट्रैप के भी नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके सेल आगेन है। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। भारतीय मरुस्थल, जब ये सब है ना, ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट, और ये किस में है? ये इसमें ही है भाई, ये प्रायद्वीपीय पठार में। प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं ये। प्रायद्वीपीय पठार। कार्बी एंगलोंग पठार, तालघाट, भोरघाट, पालघाट। पूर्वी घाट, पश्चिम घाट 900 से 1600 मीटर पश्चिम की, 600 पूर्वी। अनाईमुड़ी 2695, डोडा बेटा 2633, महेंद्रगिरी 1500। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम सेवरा तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ। दक्कन ट्रैप, काली मृदा। अब है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल कितना दिया है पाठ? नहीं है ज़्यादा। भारतीय मरुस्थल है भाई। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है। इससे शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है और इसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान, अर्धचंद्राकार बालू का टीला आ चुका है। बरकान क्या है? बरकान
अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। जैसलमेर जाएं तो जैसलमेर जाएं तो यह है भाई भारतीय मरुस्थल, पानी लाया जा रहा है। ठीक, तो बरकान के समूह देख सकते हैं जैसलमेर जाएं तो। तटीय मैदान, प्रायद्वीप पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। प्रायद्वीप पठार किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार, यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, बुम्बी तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाली की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। बंगाल खाड़ी के साथ उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ उत्तरी सरकार, जबकि बड़ी नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। तो बार देख लें, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल, उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट का पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। तटीय मैदान, चिल्का झील भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में द्वीप समूह, आप पहले ही देख चुके हैं। भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह विस्तृत है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? यह है द्वीप समूह, एक द्वीप, एक द्वीप। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। किससे बना है? प्रवाल द्वीपों से। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमेन द्वीप के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमेन द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। लक्षद्वीप लकाद्वीप से बना है, इसका नाम लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमेन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। कावरत्ती 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है भाई। कौन? लक्षद्वीप। 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पीटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। पीटली द्वीप कहाँ है? पीटली द्वीप है लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? कावरत्ती। 32 वर्ग किलोमीटर। 1973 में लक्षद्वीप नाम पड़ा। पहले जाने जाता था इसको लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमेन द्वीप। जब मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ पहले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप, यह द्वीप आकार में बड़े संख्या। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ पहले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या।
रुक जा, हाँ यही तो है ना। यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। उत्तर में अंडमान है, आई समझ में, जब मिल के बनाए अंडमान निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। निमज्जित मतलब निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। यह द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। विषुवतीय भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के वेरेन द्वीप पर स्थित है। वेरेन द्वीप पर विभिन्न भूआकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। 1 मिनट यहाँ से ले लें। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, जिसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। इस पर देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। अभ्यास। बेरन द्वीप पर। बेरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप पर है एक सक्रिय ज्वालामुखी। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हारसू आकार वाले रोधिका होते हैं। हारसू, ये क्वेश्चन आ चुका है। हारसू क्या है? हॉर्ससू, दोबारा देख ले। प्रवाल पॉपलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रवाल रोधिका, दूसरा है तटीय प्रवाल भित्ति, प्रवाल रोधिका है ना, तटीय प्रवाल भित्ति, और थर्ड है प्रवाल वलय द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हारसू आकार वाले रोधिका होते हैं। ये पाठ था भाई, ठीक। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। प्रायद्वीप है ना, प्रायद्वीप। द्वीप के तो चारों मेरी आ जाएगा पानी। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है। जब बात कर रहा है ये क्या कि म्यांमार की सीमा का, उत्तराखंड, हिमाचल, पूर्वांचल है। सही। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी
जब कोकण है ना, कोकण, कोकण, पश्चिम तटीय पट्टी, कोकण। यहाँ पर कोरोमंडल है, कोरोमंडल, मालाबार, मालाबार, कोरोमंडल, कोरोमंडल, मालाबार। दिमाग खराब कर दिया अरे यार, देख। ये मालाबार है और ये कोरोमंडल है। आई समझ में? ये हमेशा कंफ्यूज करता है। कोरोमंडल मंडलपुरम में है, मालाबार यानी माला माल ये पुरम में है, ठीक है, मालाबार। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी, कोकण है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट की बात कर रहा है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। जब भाई अनाईमुड़ी है सबसे ऊंची, तो ठीक है ना, तो तमिलनाडु में है शायद ये अनाईमुड़ी। पूर्वी घाट की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन आ चुका है, अनाईमुड़ी। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। बाबर क्या है? कंफ्यूज बना हुआ है ना। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। आ गया ना, 3 प्रमुख विभाग के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? कौन सा पठार? प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा पठार स्थित है? भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करिए। वांगर और कादर, ठीक, कादर तो नई मिट्टी होती है, और भाबर है ना जो बाटा से बना हुआ है, कंकड़ होते हैं उसमें, और इसका ही लगभग कुछ ऐसा ही है वांगर। इसमें नई मिट्टी होती है खादर में, इसमें पुरानी मिट्टी होती है वागर में, और इसमें होता है बाटा। बा में बा से बाटा, ये तो कन्फर्म में बा से बाटा है ना, यानी कंकड़, और खादर में खाद, खाद से नई मिट्टी है ना, तो इसमें नई मिट्टी होती है, इसमें पुरानी मिट्टी होती है। पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट। भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्च लक्षणों में क्या अंतर है? भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। निम्न पर सचिव टिप्पणी लिखिए। मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि भारत के द्वीप समूह है। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दिखाइए। पर्वत शिखर, केटू, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, अनाईमुड़ी। पठार, शिलांग, छोटा नागपुर, मालवा तथा बुंदेलखंड। धार्मिक स्थल, पश्चिम घाट, लक्षद्वीप समूह में गंगा यमुना दोआब तथा कोरमंडल तट। दी गई बर्फीली कुछ शिखरों, दर्रों, श्रेणियों, पठारों, पहाड़ियों, घाटियों के नाम छुपे हैं, उन्हें ढूंढिए। याद कीजिए कि यह आकृतियाँ कहाँ स्थित है। आप अपनी खोज क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर तथा विकर्णीय दिशा में कर सकते हैं। पहले का उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में है। दोबारा से देख लेते हैं भाई, ये पढ़ता है। एक द्वीप, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, दोआब, मिजो पहाड़ियाँ, उत्तरी मैदान, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भारत का भौतिक स्वरूप। पहाड़ तो बड़ा नहीं था, लेकिन याद करने के चक्कर में बड़ा बन गया अपन में। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।